चलो, हमारे इस बड़े से लेसन से अल्कोहल और फिनॉल ये पूरा एंड हुआ है इसका। ओके, ईथर का पार्ट बहुत ही छोटा है, राइट। तीनों में से सबसे ज़्यादा वेटेज जाता है अल्कोहल को, फिर फिनॉल को, और प्रायोरिटी नहीं है ईथर को, ठीक है। सबसे कम वेटेज ईथर को है इस लेसन में से। और रिएक्शंस अगर देखें एकदम ईजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एज़ कम्पेयर टू 3 सब टॉपिक्स, अल्कोहल की रिएक्शन सबसे टफ और समझने में या ध्यान में रखने के लिए डिफ़िकल्ट है, बाकी एकदम इजी है पार्ट, ठीक है। चलो, तो फिर आज अगर हो सके तो एक ही लेक्चर में ईथर्स का पार्ट हम एड करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो एज यू ऑल नो, हमने उसका क्लासिफिकेशन पहले डन किया है। ओके, क्लासिफिकेशन उसका पहले ही हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। सो ईथर्स कैसे बनाए जाते हैं, सो 1 बाय 1 रिएक्शन ध्यान में रखो। ओके, उसके एग्जाम्पल्स लिखो, एक रिएक्शन 2 बार लिखने की कोशिश करो। ओके, सो उसका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखो, अब इसमें समझने वाली क्या बात है, अगर आप एक ही टाइप का अल्कोहल लेते हो, मतलब एक ही यूनिमोलिकुलर अल्कोहल लिया, ओके, और उसका अगर आपने डिहाइड्रेशन किया विथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ओके, एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर दैट इज 443 केल्विन, ओके, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, राइट। और इसमें इन दिस केस आपको मिलने वाला है इथीन, ठीक है। मतलब इथेनॉल से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा, ठीक है। पर यही रिएक्शन अगर आपने कुछ इस तरह से की, ओके, यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन करनी है, पर आपने एक मॉलिक्यूल की जगह पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए ऑफ व्हाट, इथेनॉल अगेन, तो आपको यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा, ठीक है। कंडीशन सेम रहने वाले हैं, ओके। और टेम्परेचर आपको थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, इसका सेम रहने वाली है टेम्परेचर कंडीशन, एंड इन दैट केस यू विल गेट 1 सिमेट्रिकल ईथर जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डाई इथिल ईथर। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको, डाई इथिल ईथर। और अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉलो करना है तो बोल सकते हो इथॉक्सी इथेन, ठीक है। नहीं तो क्या बोल सकते हो, इथॉक्सी इथेन। ओके, सो देखो क्या चेंज हुआ इस रिएक्शन में, दोनों रिएक्शंस के बीच में। एक तो हमने इसका मॉलिक्यूल बढ़ा दिया, देखो अक्रॉस दिस ऑक्सी ग्रुप, ओके। आपको दोनों तरफ आर ग्रुप्स चाहिए, राइट। तो अगर दोनों तरफ आर ग्रुप चाहिए तो स्टार्टिंग कंपाउंड आपका ऐसा होना चाहिए कि जो सोर्स है 2 आर ग्रुप्स का, सो इसमें कितने आर ग्रुप मिलने वाले आपको, एक ही मिलेगा, तो कैसे ईथर बनेगा। पर यहीं आपने उसके 2 मॉलिक्यूल्स लगा दिए रिएक्शन में, तो क्या होगा, काम हो जाएगा। यहाँ पे 2 C2H5 अक्रॉस ऑक्सी ग्रुप अटैच्ड होंगे। सो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई हाउ वी कैन सिलेक्ट द रिएजेंट्स फॉर योर रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, समझ में आया। सो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। इसमें अगर आप टेम्परेचर और भी बढ़ा देते हो, ओके, यहाँ पे रेंजेस क्या सिलेक्ट किए हमने, 413, 443, ओके। सो अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर रेंज जो है आपकी, राइट, सो ये अगर हम बढ़ा देते हैं तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स नहीं, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल से आपको यहाँ पे ईथर मिल सकता है। यहाँ पे आपने दोनों तरफ, यहाँ पे आपने प्राइमरी अल्कोहल यूज़ किया है, ओके। पर अगर टेम्परेचर रेंज हाई सिलेक्ट करोगे तो आप ईथर बना सकते हो
सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल से भी, राइट। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसका यूज़ क्या है, इसका सोल यूज़ एज नॉर्मल टेम्परेचर रेंज सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए है, ओके। और सिमेट्रिकल ईथर्स you can use this kind of reaction, but if you are going to use higher temperature range then unsymmetrical ethers can also be obtained, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर भी मिल सकते हैं, पर सिर्फ उसको आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर रेंज जो है वो थोड़ी सी हाई सिलेक्ट करनी पड़ेगी। गॉट दिस पॉइंट, ओके। दिस वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, ओके। देन सेकंड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। ये रिएक्शन आती है पेपर में, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो इस रिएक्शन को कोई नाम है किसी साइंटिस्ट का, वो रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, ओके। सो विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। सो जब भी कभी विलियमसन सिंथेसिस ये नाम देखोगे आप, राइट, तो इसमें एक रिएजेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक रिएजेंट, वो वहाँ पे आना ही चाहिए, राइट। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट का रिएजेंट आपको पता है क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट का रिएजेंट दो रिएक्शन है, एक है एल्काइलेशन एक है एसाइलेशन। तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट देखा तो एक रिएजेंट आपके माइंड में तैयारी होना चाहिए। यस, हु विल टेल मी व्हाट इज द रिएजेंट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बोलो। अरे लर्न करो, मैंने बहुत बार बोला है आपको, फ्रीडल क्राफ्ट कौन सी भी अल्काइलेशन हो या असाइलेशन हो, वहाँ पे अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज द रिएजेंट, ओके। अब इस बार बोला है तो लर्न करो ये। फिर से कभी मैंने आपको पूछा कि फ्रीडल क्राफ्ट का रिएजेंट क्या है, तो इमीडिएटली आंसर आना चाहिए, ओके। एल्काइलेशन में स्टार्टिंग ग्रुप अल्कली होता, मतलब अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन मतलब आपका आर ग्रुप होता है, और एसाइलेशन में एसिल ग्रुप होता है, ओके। सो ये इजी रिएक्शन है जिसके पैटर्न रिपीट होने वाले हैं बार बार, वो तो हमारे माइंड में फिक्स रहने चाहिए। समझ में आया? चलो अभी ये फ्रीडल क्राफ्ट का अभी के लिए जाने दो, पर ये जब भी कभी मैं क्वेश्चन पूछूं तो अनहाइड्रस AlCl3 ये आंसर आना चाहिए आप में से, ओके। सो वैसे ही ये जो विलियमसन सिंथेसिस है इसका भी एक रिएजेंट है दैट इज फिक्स्ड ऑलवेज, ओके। वो क्या होता है, लाइक दिस, एक तो ये, नहीं तो ओके, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाता है। सो दिस इज द रिएजेंट, ओके। सोडियम अल्कोक्साइड, एक तो इसे बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, नहीं तो यह है सोडियम, हाँ राइट, फेनॉक्साइड। ये इसका रिएजेंट फिक्स्ड है, ओके। विलियमसन सिंथेसिस मतलब ये रिएजेंट फिक्स्ड। सो इसके लिए आपको प्राइमरी अल्किल हैलाइड चाहिए इस रिएक्शन के लिए, ओके। सो दो बार करते हैं रिएक्शन, एक बार एक रिएजेंट यूज करेंगे, दूसरी बार फेनॉक्साइड यूज करेंगे, किया, ओके। तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका आर ग्रुप, ओके, देखो अच्छे से, इसका आर ग्रुप, यहाँ पे भी इसका आर ग्रुप, और ये बीच का ऑक्सी ग्रुप वैसे के वैसे ही रहेगा, और दूसरी तरफ इस कंपाउंड का, इस रिएजेंट का आर ग्रुप, नहीं तो इसका एरिल ग्रुप आ जाएगा, ओके। फिर से सिमेट्रिकल, यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल ईथर मतलब नॉट नेसेसरी ऑलवेज सिमेट्रिकल, आपका आर ग्रुप कौन सा है इस पे ये डिपेंड करेगा, राइट। और फिर यहाँ पे आपका सोडियम मेटल के साथ आपका हैलाइड जो है वो प्रेसिपिटेट होगा। एग्जाम्पल बना सकते हो, बनाओ, चलो CH3 बना सकते हैं यहाँ पे, क्लोरीन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। और यहाँ पे सोडियम तो है ही, इसके साथ आपका ऑक्सी ग्रुप, और इस आर की जगह पे चलो मैंने बोला C2H5 लो। चलो बताओ क्या होंगे प्रोडक्ट्स। दूसरी रिएक्शन यहाँ पे
इस बार अब यहाँ पे ब्रोमाइड लो, चलो बोलो इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। हाँ CH3O, हाँ C2H5, what will be your by product? NaCl, राइट। हाँ यहाँ पे इसका क्या होगा बाय प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होंगे। एक तरफ CH3 CH2O और उसके आगे फिनॉल। तो देखो लिखने की स्टाइल कैसी होती है, वाइल यू आर राइटिंग दिस काइंड ऑफ कंपाउंड कैसे लिख सकते हो आप, O और यहाँ पे समझ में आया कैसे लिखा मैंने, अक्रॉस दिस ऑक्सी ग्रुप, एक तरफ फिनॉल है एक तरफ आपका क्या है इथिल ग्रुप है, और बाय प्रोडक्ट क्या होने वाला है फिर NaBr, वेरी गुड, सोडियम ब्रोमाइड। समझ में आया। इस तरह से आप n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बना सकते हो, ओके उसको नाम दे सकते हो। ऐसे नीचे लिखना कंपलसरी होता है। हाँ अगर आप पूरी मेहनत से रिएक्शन लिखते हो पर आपने नीचे उसके नेम्स ही नहीं लिखे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका 1 मार्क कटेगा वहाँ पे। ओके सो यहाँ से जनरल रिएक्शन हम फोकस करते हैं, पर ये आपका काम है कि उस जनरल रिएक्शन से आप 4, 5, 6 कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो और वो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन लिए हैं हमने प्रिपरेशन के लिए, एक है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स और दूसरी है विलियमसन सिंथेसिस, राइट। सो इस तरह से आप टर्शरी अगर आपके पास ग्रुप है तो उसका भी बना सकते हो। बुक में आपके टेक्स्ट बुक में सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का एग्जाम्पल लिया है। देखो अगेन सिंपल है, एक बार आपको मैकेनिज्म समझ में आया तो कौन सा भी रिएजेंट डालने दो वहाँ पे आप इजीली उसका बना सकते हो प्रोडक्ट। ओके सो सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और मिथिल ब्रोमाइड का लिया है उन्होंने एग्जाम्पल, राइट। तो इजी है, टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर मिलेगा, कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें। ओके यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एक नोट बना के रखो आपके नोटबुक में, ओके, कि अगर सेकेंडरी या टर्शरी अल्किल हलाइड, ओके, टर्शरी अल्किल हलाइड मतलब डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हो, ओके, या ओके सेकेंडरी या टर्शरी अल्किल हलाइड अगर यूज में है, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन यू यूज दीज काइंड ऑफ अल्किल हलाइड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो यहाँ पे क्या होता है कि एल्कीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्कीन भी होता है और ईथर भी होता है, दोनों होते हैं, पर इन दोनों में से ये जो एल्कीन होता है ना ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये जो ईथर होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये समझ में आया। सो यहाँ पे एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा एंड ईथर माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि फॉर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विच काइंड ऑफ अल्किल हलाइड यू विल प्रेफर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? क्वेश्चन समझ में आया? सेकेंडरी और टर्शरी प्रेफर करोगे? सी अगेन अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन कि फॉर ईथर प्रिपरेशन फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस विच काइंड ऑफ अल्किल हलाइड you will prefer, primary, secondary, tertiary? Why? Because in secondary and tertiary alkene is the major product, जो हमें चाहिए नहीं,
हमें ईथर चाहिए, ईथर अगर माइनर प्रोडक्ट है तो क्यों हम इनको प्रेफर करेंगे? समझ में आया? ओके, सो दैट्स वाई विच काइंड ऑफ दिस प्राइमरी अल्किल हैलाइड इज द प्रेफर्ड रिएक्टेंट। ओके, समझ में आया? ओके, चलो लिखो ये रिएक्शन, फिर बाद में आगे जाएंगे। ओके, सो अगर आप देखते हो तो ईथर के प्रिपरेशन के लिए ये सिर्फ 2 ही रिएक्शन है। ओके, सिर्फ 2 रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस पे नोट आती है, तो अगर ये नोट आई तो आपके आंसर में क्या क्या पॉइंट्स चाहिए? ओके, क्या क्या पॉइंट्स चाहिए? सबसे पहले तो लिखो जनरल रिएक्शन। ओके, आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, अगर विलियमसन सिंथेसिस के लिए नोट आई तो सबसे पहले तो जनरल रिएक्शन लिखो। ओके, उसका रिएजेंट जो है उसके बारे में कुछ बात करो, क्या है रिएजेंट? ये है, राइट? कैसे बनता है ये रिएजेंट? बाय द वे ये भी पता होना चाहिए, हमने ये बहुत बार देखा है। कैसे बनता है? व्हेन यू ट्रीट योर रिएक्टेंट विथ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, तो ये रिएजेंट बनता है, राइट? सो आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आप अल्कोहल ले सकते हो, हलाइड ले सकते हो, ठीक है? अगर एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे ट्रीट करते हो तो आपका ये रिएजेंट बनता है सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड, राइट? तो रिएजेंट के बारे में बात करो, अगर आप रिएजेंट के प्रिपरेशन की रिएक्शन दे सकते हो तो वेल एंड गुड, राइट? उसके बाद में आगे जाके ये लिखो, अगर आपको वाई प्राइमरी अल्किल हैलाइड इज प्रेफर्ड, सो ये प्रेफर किया जाता है, इसका रीज़न क्या है? ओके, सो हाउ अल्किन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, इसके रिएक्शन लिखो। सो इन केस ऑफ टर्शरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी क्या होता है वो लिखो। बस इतने 4 पॉइंट भी लिखते हो ना आप तो आपको इसके फुल मार्क्स आने वाले हैं। ओके, ये समझ में आया? सो वेरी इजी, सिर्फ ये 2 ही रिएक्शन है, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस, 2 ही रिएक्शन है ईथर के प्रिपरेशन के लिए, एंड ईथर का प्रिपरेशन ओवर हो गया, खत्म। ओके, इतना इजी है ईथर। ओके, थोड़ा ओवरलुक करो इसमें, रिएक्शन लिखो, 2-3 एग्जाम्पल लिखो। ओके, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो प्रिपरेशन की रिएक्शन जो थी, 2 रिएक्शन है वो हमारी हो गई है। उसमें से जो विलियमसन सिंथेसिस था, तो आपके जो एरिल हैलाइड्स है, ओके, वो विलियमसन सिंथेसिस दिखाते नहीं हैं, अपने जो नॉर्मल अल्किल हैलाइड है वही दिखाएंगे। ओके, तो अगर आप ऐसा कुछ कंपाउंड लोगे, ओके, लाइक दिस, और आप कहोगे कि चलो इससे मैं क्या करूँगा, एरिल हैलाइड जो है, ये जो एरिल हैलाइड हो गया ना ये, तो इससे मैं विलियमसन सिंथेसिस करूँगा, तो सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, समझ में आया? चलो, सो नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एकदम इजी वाला पार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है? सिंपली वो जो आपका प्रिपेयर्ड ईथर होता है वो कैसा है इन नेचर, ये आपको समझना है, राइट? सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से देखो कि सिमेट्रिकल ईथर्स एंड नॉन सिमेट्रिकल ईथर्स। ओके, सो उन्होंने बोला है कि डाईमिथिल ईथर एंड इथिल मिथिल ईथर, दे आर गैसेस। ओके, दे आर इन गैसियस फेज। समझ में आया? एंड अदर्स, मतलब 2 एक्सेप्शन है सिर्फ आपको, एक कौन सा है? डाईमिथिल ईथर, सो ये, एंड और कौन सा बोला है? इथिल मिथिल ईथर। ओके, सो दिस 2 दे आर गैसेस एंड अदर देन दिस 2 बाकी के जो सारे हैं वो लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस लिक्विड। ओके, और एकदम अच्छा स्मेल होता है ईथर का, जैसे आपका स्पिरिट का स्मेल होता है ना थोड़ा सा, वैसे उस कैटेगरी में ये ईथर का स्मेल आता है, एकदम अच्छा होता है। पर अगर ज़्यादा अगर एक्सपोजर हुआ ना ईथर के इसको, तो आपको थोड़ा सा नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, मतलब आपके जो सेंसेस है वो जाने लगते हैं। ओके, चक्कर आने लगती है अगर ज़्यादा एक्सपोजर हुआ तो। पर अगर थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए अगर आप ईथर का स्मेल लेते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। ओके, सो अब लोअर ईथर्स मतलब आपकी जो चेन है, ओके, मतलब मिथिल ईथर है, ओके, देन इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, तो ये जो लोअर है इनको बोलेंगे लोअर ईथर्स,
ओके, और इनके आगे जो जाते हैं दे आर हायर इथर्स, राइट। सो इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये जो लोअर इथर्स होते हैं दे आर वेरी 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 वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या, अगर आप इनको ऐसे ही रखोगे ओके तो वो उड़ जाते, गायब हो जाते, ओके। सो बिफोर दे गो इन एनी अदर फेज दे डायरेक्टली गो इन गैशियस फेज। जैसे आपका कैम्फर होता है, कैम्फर पता है ना, कैम्फर को हम अगर ऐसे ओपन रखते हैं या जलाते हैं थोड़ा, डायरेक्टली गायब होता है, समझ में आया। अल्कोहल का भी होता है, अल्कोहल भी गायब हो जाता है, ओके। पेट्रोल, यस पेट्रोल इज ऑल्सो देयर, सो दे आर वोलेटाइल। एंड इसका ही एक मतलब है कि अगर इनका कांटेक्ट फायर से आया तो वो फायर कैच करते हैं, इसको क्या बोलते हैं फिर, फायर कैच करना, इनफ्लेमेबल, दे आर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, राइट, फ्लेम कैच करते हैं वो। सो राइट, देन बॉइलिंग पॉइंट्स देखो, एक्चुअली ये पॉइंट एकदम इजी है समझने के लिए। जितना आपके ईथर का मॉलिक्यूलर वेट कम है, ओके, जितना मॉलिक्यूलर वेट कम उतना बॉइलिंग पॉइंट भी कम, राइट। सो सबसे उस टेबल में देखो डाइथिल ईथर है, मतलब अक्रॉस ऑक्सी ग्रुप क्या अटैच्ड है, आपके मिथिल ग्रुप अटैच्ड है। सो मिथिल ग्रुप इज स्लाइटली लोअर इन मॉलिक्यूलर वेट, ओके, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है केल्विन में। यही वहाँ पे इथिल ग्रुप अटैच कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है, बढ़ा 284 हुआ। और यही दोनों तरफ आपने इथिल ग्रुप अटैच किए, बॉइलिंग पॉइंट और भी बढ़ा, समझ में आता है। सो जितना आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा आपके सब्सटेंस का, उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देयर आर बॉन्ड्स इन प्रेजेंट। देखो तो अब CH3 ग्रुप लिया आपने, तो ये कैसा है, ओके, और ओके एक्चुअली आपका कंपाउंड ऐसा है, राइट। तो इसमें ये जो बॉन्ड्स है, ओके, तो एकदम ऐसा इजी स्ट्रक्चर है इसका। सो व्हेन यू अप्लाई हीट, ओके, व्हेन यू अप्लाई हीट, ये जो बॉन्ड्स है ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं, राइट। सो इसके लिए टेम्परेचर जो है वो कैसा लगेगा, कम लगेगा, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर। समझ में आया क्यों ऐसा मॉलिक्यूलर वेट और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन क्या होता है, समझ में आ गया, राइट। और यहीं अगर आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा देते हो बॉन्ड्स बढ़ते हैं, ओके, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। तो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो गया तो हीट बढ़ानी पड़ेगी उनको ब्रेक करने के लिए, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट गेट्स हायर, राइट। सो अगर पोलैरिटी के बारे में बात करें, सो वहाँ पे कुछ एंगल्स हैं कि अब ये जो आपका एंगल है, राइट, तो इसमें COC वाला, ओके, सो इसमें जो लेंथ है इसकी वो कैसी होती है, उन्होंने बोला है कि वो 110 डिग्रीज का एंगल होता है, राइट, और 180 का एंगल नहीं होता है। सो इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है, मतलब इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है और इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है, ओके, सो ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब उनकी बिकॉज ऑफ दिस बल्कियर ऑक्सीजन ग्रुप इनकी डाइपोल मूवमेंट ऐसे सेपरेट होती है। डाइपोल मूवमेंट मतलब क्या, पोलैरिटी, राइट। सो देयर एबिलिटी टू फॉर्म पोल्स, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव पोल्स। तो उसके लिए जो वो मूवमेंट करते हैं या जो एनर्जी एक्सपेंस करते हैं इसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, राइट। सो ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये मतलब ये जो ऑक्सीजन होता है ना ये एक ऐसा पार्टीशन कर देता है, ओके। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट अलग काम करेगी, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट अलग काम करेगी और दोनों की डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। समझ में आया, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि मतलब अक्रॉस योर स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज, डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और आपकी जो स्पीशीज है वो न्यूट्रल बन जाती है, पर ऐसा ईथर में नहीं होता, ओके। दैट्स वाई ये जो ऑक्सीजन है ये ऑलवेज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड दिस कार्बन दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया, ओके। और ये ऐसा ही रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ओके। सो इन दोनों के बीच में दो R ग्रुप जो होते हैं अटैच्ड, इन दोनों के बीच में ये 110 डिग्रीज का एंगल मेंटेन होता है, ओके। समझ में आ गया। सो चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम।
सो ऐसा नहीं होता, मतलब एक्चुअली ना ये ऐसा होता है और ये जो एंगल होता है ये 110 का होता है. ओके, सो पोलैरिटी का और बॉइलिंग पॉइंट का कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है. ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट एंड पोलैरिटी, सो ये जो दोनों है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है. ओके, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं, कोई भी उनका एक दूसरे को वो अफेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, और बाकी करस्पॉन्डिंग जो अल्कीन और अल्केन होते हैं उससे उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिसेंबल करती है. ठीक है, सो मैंने आपको पोलैरिटी के बारे में पहले ही बता दिया. ये जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और अक्रॉस ऑक्सीजन जो भी कंपाउंड्स इसको अटैच्ड होते हैं दे कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ओके, एंड दिस पार्शियलिटी इज डिनोटेड बाय दिस डेल्टा. ये आपको पता है पहले से. ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर देखेंगे आप तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ये कंपैरेटिवली लोअर होता है. एज अल्केन एंड अल्कीन में जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है उतना इथर्स में नहीं होता है. राइट, उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है. सो करस्पॉन्डिंग अल्केन और अल्कीन से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम आता है. ठीक है, अगर ईथर को लेके वाटर में डालोगे उसकी सोल्युबिलिटी चेक करोगे तो अल्कोहल की कैसी सोल्युबिलिटी होगी वाटर में, उतनी ही और वैसी ईथर की होती है. ओके, जो हायर अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, बट जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, हमने देखा है. राइट, वैसे ईथर्स का होता है. लोअर ईथर्स होते हैं सोल्यूबल, मतलब वो मिसिबिलिटी उनकी दिखती है, हमें नहीं दिखती आई मीन. और अगर आप हायर अल्कोहल्स के लिए जाओगे जैसे हायर ईथर्स के लिए तो सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर जो है उसमें है वो कम होती है. ओके, सो वाटर इज़ नॉट अ गुड सॉल्वेंट फॉर हायर ईथर्स. ठीक है, तो उन्होंने एक थोड़ा सा मेजर भी दिया आपके टेक्स्ट बुक में, वो लाइन देखो. फॉर एग्जाम्पल, डाइथिल ईथर एंड एन ब्यूटिल अल्कोहल हैव रिस्पेक्टिव मिसिबिलिटीज ऑफ 7.5 एंड 9 ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर. इसका मतलब क्या है, अब वाटर कभी ग्राम्स में होता है क्या, नहीं होता है. राइट, लिक्विड है तो हम उसको लीटर्स में लेंगे, पर फॉर दिस काइंड ऑफ स्टडी हमने उसको 100 ग्राम्स में कन्वर्ट किया. तो 100 ग्राम्स में जो आपका कंपाउंड है, एक कंपाउंड 9 ग्राम्स सोल्यूबल है या मिसिबल है और दूसरा कितना बोला इन लोगों ने, 7.5 बोला है. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि 100 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल 100 पार्ट्स ऑफ वाटर आर देयर. ओके, सो उस पार्ट्स में से सिर्फ 9 पार्ट्स में वो सोल्यूबल है या 9 पार्ट्स में वो कम्प्लीटली मिसिबल है, और इसका मतलब 7.5 में वो क्या है, कम्प्लीटली मिसिबल है. पर इसके आगे जितना भी वाटर उड़ता है वो वैसे उड़ता है, उसमें कोई भी एक दूसरे में वो मिक्स नहीं होते यूनिफॉर्मली. राइट, ये समझ में आ गया. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, दैट मीन्स रिएक्शंस ऑफ ईथर. ओके, चलो ये भी रिएक्शन एकदम ईजी है, उसमें डिफ़िकल्ट कुछ भी है नहीं. अरे अपना रिकॉर्डिंग चल रहा है, आपका आवाज़ रिकॉर्डिंग में आएगा. चलो तो टाइटल बनाओ. केमिकल प्रॉपर्टीज. एकदम अच्छे रिएक्शन है देखो ईथर के. सबसे पहले किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन में कौन से भी सब्सटेंस के पहला पार्ट आता है लैब टेस्ट. ओके, सो कैसे इंडिकेट करोगे आपके मिक्सचर में ईथर है कि नहीं. ओके, सो ईथर्स की रिएक्शन. आवाज़ क्यों हो रहा है आवाज़. हाँ, चलो तो ये आपको एक पता होना चाहिए कि ईथर्स की रिएक्शन जो है होती नहीं है किसके साथ में, बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं होते. ओके, बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं होते.
ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन दिखाते नहीं है। ओके, देन रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन दिखाते नहीं है। ओके, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखाते। ओके, और मेटल्स के साथ भी रिएक्शन वो दिखाते नहीं हैं। ओके, सो ये आपको ईथर्स के बारे में पता होना चाहिए। इनके ऊपर ईथर की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ओके, सो अगर यहाँ पे किसी भी इनमें से किसी भी सब्सटेंस के साथ आपने ईथर्स की रिएक्शन की और आपको कुछ प्रोडक्ट ही नहीं मिला, सिर्फ सिंपली प्रेसिपिटेट मिला, तो इसका मतलब ईथर्स आर प्रेजेंट। तो ईथर्स कैसे होता है ना कि ये बचे हुए होते हैं, मतलब आपको ऐसा तो पता नहीं होता ना कि चलो मैं ईथर के लिए टेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं होता। कौन सा तो सब्सटेंस आपके हाथ में आता है और लेबोरेटरी इंचार्ज आपको बोलता है कि फाइंड आउट करो इसमें क्या है, तो आप स्टार्टिंग से शुरू करते हो। आप हेलोजन को चेक करोगे, आप अल्कोहल चेक करोगे, फिनोलिक ग्रुप चेक करोगे, फिर आपके अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब इकट्ठा चेक होते हैं। तो इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो इसका मतलब ईथर प्रेजेंट है। समझ में आया ईथर का टेस्ट कैसे करते हैं? सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर ईथर। यही सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ईथर इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता। राइट, ये समझ में आया? चलो, सो एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं आपको। हाँ, सो सेकंड रिएक्शन, ईथर में जो अल्किल ग्रुप है ना उसकी रिएक्शन यहाँ पे इन्होंने हमें बोली है, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ओके, इन विच रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप ऑफ ईथर, उसकी हमें रिएक्शन करनी है। सो उसमें से फर्स्ट एक टाइप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। तो मैंने आपको बोला है पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड क्या होता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। ओके, ये जो H2O2 आप बोलते हो, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, यस। सो यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर आपने माइनस किया तो HOH, दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज पेरोक्साइड। ओके, तो फिर लो एक ईथर लो। सो हमने यहाँ पे डाइथिल ईथर लिया। ओके, लिया। इसकी रिएक्शन अगर आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ करते हो, ओके, इसकी रिएक्शन अगर आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, डाइथिल ईथर का पेरोक्साइड, पेरोक्साइड ऑफ डाइथिल ईथर। तो कैसे बनाते हैं इसको? सो यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर इज इम्पॉर्टेंट। मतलब आपने ईथर को ऐसे ओपन रखा और फिर बॉटल क्लोज कर दी तो नहीं चलेगा, बहुत देर के लिए वो ओपन रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फिर, देखो ये आपका डाइमिथिल ईथर है, राइट। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा सिर्फ कि यहाँ का एक ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है ये रिमूव होता है। ओके, और यहाँ पे आपका ये जो पेरोक्साइड ग्रुप है वो अटैच्ड होता है। ओके, यहाँ पे आपका जो पेरोक्साइड ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच्ड होगा। ओके, अक्रॉस दिस ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज, इस कंपाउंड को क्या अलग नाम नहीं है, सिर्फ बोलते हैं पेरोक्साइड ऑफ डाइथिल ईथर। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव होके पेरोक्साइड ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड होता है, बस। और ये रिएक्शन कोई करता नहीं है बिकॉज एकदम ऐसे डेंजर रिएक्शन होती है और रिस्क इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ईथर फायर कैच करते हैं, राइट। सो दिस रिएक्शन इज़ वेरी डेंजरस। तो ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है इस रिएक्शन को, सिर्फ ऑब्जर्व किया गया है कि पेरोक्साइड फॉर्म होता है इसलिए ये रिएक्शन करते हैं, बस, बाकी कोई इसका यूज़ नहीं है। ओके, देन और एक रिएक्शन है दैट इज जो ईथर में
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है उसके रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ओके। सो चलो करो, विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ ट्रीट करेंगे। चलो करो फिर। उसके एक जनरल रिएक्शन बनाया ही इन लोगों ने। सो सल्फ्यूरिक एसिड का भी आपको एक ही ग्रुप लेना है, हाँ, पूरा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेते। सो उसमें से आपको डायरेक्टली क्या मिलता है, अल्कोहल और फिनॉल मिलता है। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल में जो रिएक्शन थी ना, वो यहाँ पे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है, ठीक है। तो चलो बनाओ। सो एक सिमेट्रिकल लेते हैं, एक अनसिमेट्रिकल लेंगे और एक एरिल ग्रुप वाला लेंगे, राइट। सो इसके रिएक्शन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कटायन ओके, ये डाइल्यूट होना चाहिए, हाँ, ये सारा डाइल्यूट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, ओके। इन दिस केस अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल मिलेंगे। कौन सा आर ग्रुप आप यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी सेम है, एक फिनॉल मिलेगा और एक अपना सीधा अल्कोहल मिलेगा, ओके। सो एग्जाम्पल बना सकते हो इसके आराम से। आर ग्रुप के जगह पे सिर्फ अलग अलग डाल दो, मिथिल ग्रुप डालो, इथिल ग्रुप डालो, फिनॉल ऐड करो, ओके। ये रिएक्शन आपकी हो सकती है, ओके। देन यही रिएक्शन कंटिन्यू करनी है, ओके। यही जो रिएक्शन है, मतलब ये जो टाइप है, ओके, इसमें इसके साथ क्या रिएक्शन होती है वो देखना है। PCl5, चलो तो लो, ये जो रिएक्शन है हाँ, तो आपको ऑफ कोर्स क्लोराइड है यहाँ पे, तो क्लोराइड्स मिलने वाले हैं, ओके। ओके, तो यहाँ पे जो अगर आपने यहाँ पे डिफरेंट आर ग्रुप यूज़ किया तो एक आर ये रहेगा और दूसरा ये रहेगा, ठीक है। जनरल रिएक्शन से ले रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आप बाद में इसमें ऐड कर सकते हो, कोई भी ये होगा ना पॉसिबल, एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो ना, दे आर वेरी इजी, ओके। दिवाली के बाद जब आप वापस आने वाले हो ना, तब मैं ये चेक करूँगी हाँ कि आपने कितने एग्जाम्पल्स ऐड किए। हर एक रिएक्शन के लिए 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, ओके। ये पार्ट पूरा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और हेलोजन का पार्ट पूरा होना चाहिए आपका, ठीक है। देन डाइल्यूट की एसिड की रिएक्शन हो गई। अब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की रिएक्शन देखनी है। क्या रिएक्ट होती, कैसी रिएक्शन होती है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड की, वो देखेंगे। चलो फिर, एकदम इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये हो गया आपका ईथर, ओके। इसके रिएक्शन आपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की, ओके। सो यहाँ पे सिंपली आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको अल्किल हैलाइड मिलेगा, ओके। उसके साथ में अल्कोहल मिलेगा। फिर इसके रिएक्शन आप कंटिन्यू करते हो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ओके। तो फिर से आपको यहाँ पे अल्किल हैलाइड मिलेगा, ओके। समझ में आया। सो यहाँ पे हर एक स्टेप में एसिड का एक्सपोजर है, ओके। हर एक स्टेप में यहाँ पे एसिड चाहिए। कौन सा भी ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक्चुअली ये जो ग्रुप है ना आपका, ये वाला,
यही ग्रुप एज एसिड का काम करता है, क्योंकि देखो ना HX है, X की जगह पे मैंने क्लोरीन डाल दिया, हो गया ना ये, राइट। सो यही आपका एसिड का काम करता है, तो अलग से एसिड भी प्रोवाइड करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, राइट। और अगर आपका स्टार्टिंग कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल है, ओके, और इसकी रिएक्शन आपने अल्किल हैलाइड के साथ की, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। ये रिएक्शन आपकी बहुत बार हुई है, ये रिएक्शन हमने पहले देखी है इन हैलोजन, ओके। सो आयोडीन जो होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकंड नंबर आता है ब्रोमीन का, और सबसे लास्ट नंबर आता है क्लोरीन का। सो रिएक्टिविटी की ऑर्डर कुछ ऐसे होती है, ठीक है, क्योंकि मतलब आपका जो ईथर है यहाँ पे, उसके साथ में सबसे ज़्यादा ये रिएक्ट करेगा, फिर ये, और फिर ये। आयोडीन जो होता है उसकी रिएक्शन एकदम स्ट्रांगली होती है, ठीक है। सो ये रिएक्शन भी एरिल हैलाइड्स ने दिखाएंगे, ओके। ये रिएक्शन अपने नॉर्मल ईथर से दिखाते हैं, और नॉर्मल अपने आर ग्रुप से दिखाते हैं, AR ग्रुप्स नहीं दिखाते हैं, ओके। बस अब फिर से एरिल, मतलब आपका जो एरिल ग्रुप है ईथर का, एरिल ईथर्स जो है उनका रिएक्शन सब आने वाले हैं। अपना ऑर्थो एंड पैरा पैटर्न फिर से फॉलो होगा। पता है आपको, एक ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, एक पैरा प्रोडक्ट होता है, उसमें से कौन सा मेजर होता है? पैरा, ठीक है। सो वो अब रिएक्शन से 3-4 रिएक्शंस है वो, ओके। पर सबसे पहले इसके लिए रेफर करो। ये पहले कंप्लीट करो। ओके, सो नाउ हमें एक स्पेशल कैटेगरी की रिएक्शंस देखनी है अक्रॉस ऑक्सी ग्रुप। एक तरफ आपका एरिल ग्रुप होगा, एरिल एल्किल ईथर्स, बहुत आवाज़ आ रहा है आपका आज। एरिल अल्किल ईथर्स, ठीक है, ये ग्रुप। सो अक्रॉस ओ, एक तरफ आपका एरिल ग्रुप होगा, दूसरी तरफ आपका एल्किल ग्रुप होगा। तो उनकी जो रिएक्शन है वो हमें देखनी है। सेम कंडीशन फॉलो होगी जैसे हैलोजन में हुई थी, फिनॉल में हुई थी, वैसे इसके रिएक्शन पैटर्न्स होंगे, ओके। सो इसमें इस कैटेगरी में सबसे एक फेमस एग्जांपल है, दैट इज़ एनिसोल। एनिसोल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। क्या होता है एनिसोल में? आपका फेनोलिक रिंग, ओके, उसका जो H ग्रुप होता है फिनॉल में, जो आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसमें से जो H है वो रिप्लेस होता है किससे? CH3 से। इस कंपाउंड को बोलेंगे एनिसोल, ओके। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे टोल्यूइन था, ठीक है, तो ये जो नेम है इसका कॉमन नेम, ये ज़्यादा फेमस है, वैसे इस कंपाउंड का है एनिसोल। दिस नेम इज़ मोर फेमस दैन इट्स केमिकल नेम, ओके। सो इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ होती है, ओके, एट 398 केल्विन, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगा फेनॉल। सो दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल इन द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, राइट। और यहाँ पे आपको मिथिल आयोडाइड मिलेगा, ओके। यहाँ पे आपको मिथिल आयोडाइड मिलेगा। सो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉलो होता है, राइट, एज एरोमेटिक रिंग इज देयर, ओके। तो बॉन्ड ऐसे रोटेट होते हैं। रेजोनेंस याद है सबको थोड़ा फार? हाँ। सो रेजोनेंस जो सब्स्टिट्यूशन है उसका पैटर्न यहीं पे फॉलो होगा, राइट। सो आपका ये जो ग्रुप है कौन सा? मतलब वही एरिल अल्किल ईथर। सो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? रेजोनेंस दिखाई देगा, ओके।
सो ये रिपीटेड पार्ट है, ये आपका 11th स्टैंडर्ड में पहले हो चुका है। सो ये वापस लेने की ज़रूरत नहीं कि हाउ रेजोनेंस इज फॉलोड वगैरह। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, लेते नहीं है तो पहले देखो 11th का टेक्स्ट बुक देखो, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो जब 11th का वो चैप्टर होगा ना, रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन और क्या है वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, तब हम प्रेफर करेंगे कि एक कॉमन लेक्चर हो आपका, राइट। सो आपकी रिवीजन होगी उसकी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में देखो हेलोजिनेशन कैसे होता है, मतलब हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा। चलो तो फिर आपका फिर से एनिसॉल ही लेते हैं। ओके, सो इसके रिएक्शन जब डाइब्रोमीन के साथ की गई इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड, ओके, तो यहाँ पे फिर से आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वन विल बी ऑर्थो एंड वन विल बी पैरा, आउट ऑफ विच पैरा प्रोडक्ट विल बी प्रेफर्ड। सो यहाँ पे ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा, पर ब्रोमीन की जो अटैचमेंट है तो एक प्रोडक्ट पे वो पैरा पोजीशन पे होगी, दूसरे प्रोडक्ट में वो ऑर्थो पोजीशन में होगी। और ये जो पैरा प्रोडक्ट है वो 90% पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है और ये 10% प्रोडक्ट होता है। सो अगेन दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो प्रोडक्ट इज़ द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, बस सिंपल रिएक्शन है, कुछ है क्या इसमें? नहीं। देन अगेन देखो यहाँ पे भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ओके, फिर से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमें करनी है यहाँ पे। सो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है इसमें दोनों है, एसिलेशन भी है और अल्काइलेशन भी है। तो सबसे पहले इसमें अल्काइलेशन करते हैं। चलो अल्काइलेशन करते हैं। तो लो अपना एनिसॉल लो, फिर से लिया, प्लस अल्काइलेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे अल्किल हलाइड यूज़ होगा। सो यूज़ करते हैं, अल्किल हलाइड यूज़ किया। ओके, साइमल्टेनियस चलो ये भी करते हैं, असाइलेशन रिएक्शन भी करेंगे, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, लो अपना एनिसॉल लिया, यहाँ पे अल्किल हलाइड की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये ग्रुप यूज़ करते हैं, राइट। ये ग्रुप यहाँ पे यूज़ होगा। क्या है ये, इसका नाम क्या है? ये एसिल क्लोराइड है, राइट। ये एसिल ग्रुप है यहाँ पे। तो फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या मिलने वाले हैं? मैंने आपको रिएजेंट बोला था, अब बोलो रिएजेंट क्या है? अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, दोनों तरफ यूज़ करो। किया, चलो तो फिर से यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वन विल बी योर ऑर्थो प्रोडक्ट एंड वन विल बी योर पैरा प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे अरे 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 धीरे धीरे, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है आपका मेन, ये रिप्लेस नहीं होने वाला, ये वैसे कि वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। पर यहाँ पे आपका अटैचमेंट कैसे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे कैसे होगा, समझ में आया? दिस इज सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड अल्काइलेशन
रिएक्शन। सो इसमें पैरा पैरा प्रोडक्ट जो है ये दोनों ये मेजर प्रोडक्ट होंगे, राइट, और ऑर्थो प्रोडक्ट्स जो है वो माइनर प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। और सिंपली अब एक ही रिएक्शन बची है, दैट इज़ योर नाइट्रेशन रिएक्शन, जिसमें आप नाइट्रस एसिड के साथ आपके किसको एनिसॉल को ट्रीट करने वाले हो। चलो फिर एक ही रिएक्शन बची है, नाइट्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप आएगा पर यहाँ पे रिएजेंट देखो कैसा है, बाकी के जो रिएक्शंस है उसमें और इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो बाकी के चैप्टर के जो नाइट्रेशन रिएक्शंस है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपका मिक्स्ड प्रोडक्ट है, आपका जो यहाँ पे जो एनिसॉल है उसके रिएक्शन जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों के साथ होने वाली है। समझ में आया, मतलब नाइट्रिक एसिड भी और सल्फ्यूरिक एसिड भी दोनों, ओके। और फिर यहाँ पे आपको अगेन दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पैरा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट, ओके। सो ये जो अपना मेन ग्रुप है ना ये कभी भी रिलीज नहीं होता, राइट। ठीक है। सो अगेन दिस प्रोडक्ट विल बी प्रेफर्ड। ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। और बाय प्रोडक्ट बोलो फिर क्या होगा, जो नाइट्रो मतलब NO2 है इसमें से, ये बाय प्रोडक्ट की लिस्ट करो क्या होंगी। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तो वैसे कि वैसे रिमूव होने वाला है। HNO3 में से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, राइट, ये रिमूव होने वाले हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड आपको वापस वैसे के वैसे सेफ एंड साउंड मिलेगा, और ये जो आपका अनायन है ये रिमूव होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आपका रिमूव होगा, ठीक है। बस यहाँ पे ईथर के जो कुछ भी रिएक्शंस है ये ख़त्म होते हैं, ओके। प्रिपरेशन भी हो गया, रिएक्शन भी हो गए, राइट, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर कुछ बाकी है तो वो यूजेस बाकी है, अल्कोहल के, फिनॉल के और ईथर के यूजेस, ठीक है। तो आप सबको पता है अल्कोहल का यूज़ क्या क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट है, अच्छा, राइट, स्टरलाइजिंग एजेंट है, ओके, फ्यूल करके यूज़ किया जाता है, ये सिंपल एप्लीकेशन सबको पता है, ठीक है। एंटीफ्रीज एजेंट है, ओके, रेडिएटर्स में यूज़ करते हैं अल्कोहल, पता है ना आपको। सो उसमें यूज़ किया जाता है। फिर ईथर का क्या है, ईथर एनास्थेटिक है, जनरल, ओके। सर्जिकल ऑपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट है, डाईथिल ईथर, आपको पता है कि वो आप हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब यूज़ करते हैं तब ऐसे एरो पे DE ऐसे डाईथिल ईथर लिखते हैं ना। सो वो उस रिएक्शन में एज क्या बोलेंगे उसको, रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, रिएजेंट है वो, अच्छा, ठीक है। वैक्सेस में, ऑयल्स में, उनके प्रिपरेशन के लिए भी ईथर का यूज़ होता है। फिनॉल का यूज़ क्या होता है, रेजिन्स बनाने के लिए फिनॉल यूज़ करते हैं, राइट। एंटीसेप्टिक है, अच्छा, वो भी, मतलब एक्चुअली ये कार्बोनिल नहीं, ये जो तीनों है ना, मतलब अपने अल्कोहल, ये फिनॉल एंड ये जो ईथर है, ओके, दोनों, हाँ, तो इसमें बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग, ओके,
इनका सबसे बड़ा यूज़ एंटीसेप्टिक ही है, सबसे बड़ा यूज़, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक बॉन्डिंग। ये अच्छा एंटीसेप्टिक करके यूज़ होते हैं, बिकॉज व्हेन दिस बॉन्ड ब्रेक्स और दिस बॉन्ड फॉर्म्स, ओके, इसमें बहुत सारा आजू बाजू का जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है ना, वो अफेक्ट होता है, कंडीशन ड्रास्टिक हो जाती है जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये रिएक्शन एनवायरनमेंट जो होता है ना, रिएक्शन एनवायरनमेंट, तो इस रिएक्शन एनवायरनमेंट को ये पूरा का पूरा अनस्टेबल कर देता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अनस्टेबिलिटी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या छोटे छोटे जो कुछ भी पार्टिकल्स है वो सस्टेन नहीं कर सकते उस एनवायरनमेंट पे। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक। ठीक है, बस माउथ वॉश में यूज़ होते हैं, आपके जो सैनिटाइजर्स है उसमें यूज़ होता है, ये इसके नॉर्मल यूज़ है। एंड हियर वी कैन हैप्पीली अनाउंस दैट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, दिस चैप्टर इज ओवर। ओके, सो व्हेन you will come from Diwali vacation, we will take one quick revision, tests will be there, okay, halogen पे इस पे टेस्ट होने वाले हैं, okay, 2 चैप्टर पे टेस्ट बाकी है, and then we will start with aldehydes, ketones and carboxylic acids, okay, so we will stop here. See you after vacation. Happy Diwali to all.